नमस्कार दोस्तों। मानव जीवन में धातुओं का सदियों से विशेष महत्व रहा है। ये धातुएं अनेकों तरह से मनुष्य की सेवा करती आ रही हैं। इनकी सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपने अस्तित्व को मजबूत बनाने और अपनी जरूरतों की पूर्ति को बेहतर ढंग से कामयाब बना सका है। हर नई धातु की खोज ने मनुष्य जीवन में विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। धातुओं के बल पर मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझा है और ज्ञान विज्ञान के पथ पर उसने तेजी से तरक्की के नए आयाम भी स्थापित किए हैं। धातुओं की मदद से विकसित हजारों नए नए उत्पादों ने पिछली शताब्दियों के दौरान मनुष्य जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज उसके लिए धरती का हर छोर, सभी ऊंची चोटियां, दुर्गम घाटियां, घने जंगल, रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र, गहरी झीलें, नदियां और समुद्र की अनंत गहराइयों को जानना बड़ा सरल हो चुका है। आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य को सितारों तक पहुंचा दिया है और इन सभी उपलब्धियों में धातुओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। धातुओं की दुनिया बड़ी ही रंग बिरंगी और गुणों की विविधता से परिपूर्ण है। अपने अनोखे गुणों और उनके अलग अलग उपयोगों से ही ये सभी धातुएं मनुष्य के लिए अपना विशिष्ट स्थान बना चुकी हैं। दोस्तों, धातुओं की इन्हीं खासियतों से आपको रूबरू करवाएगी ये श्रृंखला कहानी धातुओं की। मुझे यकीन है कि ये वीडियो सीरीज साइंस स्टूडेंट्स यानी विज्ञान के विद्यार्थियों के साथ ही उन सभी लोगों के लिए भी उपयोगी जानकारी का खजाना बनेगी जो सामान्य ज्ञान बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं या धातुओं की जानकारी पाना चाहेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं कहानी धातुओं की। हमारी इस श्रृंखला की पहली कहानी है कहानी लिथियम की। मेंडलीव की आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में धातुओं का ग्रुप लिथियम से ही शुरू होता है। ये ऐसी पहली धातु थी जिसकी खोज की 150वीं जयंती वर्ष 1967 में मनाई गई थी। इतने वर्ष बीत जाने पर भी इस धातु का महत्व जरा भी कम नहीं हुआ। आधुनिक तकनीक में इसकी उतनी ही कद्र बनी रही जितनी पिछली शताब्दी में थी। आधुनिक प्रविधि में ये धातु बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो रही है। फिर भी आज के वैज्ञानिक विश्वास ही नहीं करते कि उन्हें इस धातु की सभी खूबियां मालूम हो चुकी हैं। उनके विचार अनुसार भविष्य में इस धातु का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इन बातों की चर्चा करने से पहले आइए दोस्तों हम पिछली शताब्दी में लौट जाते हैं और स्वीडिश रसायनज्ञ आर्फ वेड्सन की प्रयोगशाला को देखने चलते हैं। ये बात वर्ष 1817 की है। प्रयोगशाला में शांति छाई हुई थी। कई दिनों से वैज्ञानिक स्टॉकहोम के पास ऊँटों की खानों में पाए गए खनिज पेटेलाइट का विश्लेषण हो रहा था। वो बार बार अपने विश्लेषण के परिणामों की जांच करते रहे, परंतु हर बार सभी अवयवों की प्रतिशत संख्या का योग 96 ही आता था। बाकी 4% का क्या बना? क्या ये संभव है? निश्चित रूप से खनिज में कोई अज्ञात तत्व तो मौजूद था। आर्फ वेड्सन बार बार कोशिश करते रहे। अंत में वो ये मान गए कि उन्होंने एक नई क्षारीय धातु खोज निकाली है। क्योंकि ये धातु अपने नजदीकी संबंधियों पोटेशियम और सोडियम की तरह ही कार्बनिक उत्पादों में नहीं थी बल्कि खनिज में पाई गई थी, इसलिए वैज्ञानिक ने इस धातु का नाम लिथियम रखने का फैसला किया। दोस्तों, यूनानी शब्द लिथियोस का अर्थ पत्थर होता है। जल्दी ही आर्फ वेड्सन ने ये धातु अन्य खनिजों में भी ढूंढ निकाली थी। एक अन्य स्वीडिश रसायनज्ञ बर्जिलियस ने कार्लसबाड और मेरियनबाड, जो कि चेकोस्लोवाकिया का एक स्वास्थ्यप्रद स्थान है जिसका आधुनिक नाम मारियान्स्के लाज़्ने है, इसके जल में इस धातु की उपस्थिति को सिद्ध करके दिखाया। हमारे जमाने में फ्रांस की विची नामक जगह इसी कारण तो प्रसिद्ध हुई है क्योंकि वहाँ के खनिज जल में लिथियम का लवण मौजूद है, जिसकी वजह से इस जल में अति लाभदायक स्नान चिकित्सा के गुण भी हैं। वर्ष 1818 में अंग्रेज वैज्ञानिक डेवी ने लिथियम के हाइड्रोक्साइड से पहली बार इसके शुद्ध कणों को निकाला और वर्ष 1855 में दो और वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र तौर पर अपने अपने देशों में गलाए हुए यानी मोल्टन लिथियम क्लोराइड के विद्युत विश्लेषण से शुद्ध लिथियम प्राप्त करके दिखा दिया। ये थे जर्मन रसायनज्ञ बुनसत और अंग्रेज भौतिकविद मैथसन। देखने में ये चांदी जैसा सफेद रंग का एक कोमल धातु था जिसका वजन जल के वजन से करीब आधा था। हल्केपन में लिथियम का कोई भी दूसरा धातु मुकाबला नहीं कर सकती। एल्यूमिनियम इस धातु से 5 गुना जबकि लोहा 15 गुना और ऑस्मियम 40 गुना अधिक भारी है। सामान्य ताप
ताप पर ही लिथियम वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया कर जाता है। लिथियम के एक छोटे से टुकड़े को कांच के ऐसे बर्तन में रख कर देखा जाए जिसमें शीशे का प्लग खूब कसकर लगा हुआ हो, तो आप पाएंगे कि लिथियम सारी की सारी वायु को एब्जॉर्ब यानी कि अवचूषण कर लेगा और बर्तन जो है वो पूरी तरह से वायु विहीन हो जाएगा और वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस प्लग को इतना ज्यादा कस देगा कि आप उसे बर्तन से अलग करने में शायद ही समर्थ हो पाएंगे। यही कारण है कि लिथियम का संचयन एक कठिन समस्या थी। सोडियम को तो आसानी से मिट्टी के तेल या पेट्रोल में सुरक्षित रखा जा सकता था, मगर लिथियम के साथ ऐसा तरीका नहीं अपनाया जा सका। वो एकदम सतह पर बैठ जाता था और प्रज्वलित होने लग जाता था। लिथियम को सुरक्षित रखने के लिए इसकी बत्तियां बनाकर उन्हें वैसलीन में या पैराफिन में रखा गया और इन चीजों का लेप एक संरक्षी आवरण की भूमिका निभाते हुए इसे सुरक्षित रख पाया। हाइड्रोजन के साथ लिथियम और भी तेजी से प्रतिक्रिया कर जाता है। धातु की थोड़ी सी मात्रा भी इस गैस के भारी आयतनों यानी वॉल्यूम्स को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। 1 किलोग्राम लिथियम हाइड्राइड में 2800 लीटर हाइड्रोजन होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी विमान चालकों को लिथियम हाइड्राइड की रक्षा जैकेट यानी पैलेट दिए गए, जिनका प्रयोग आपातकाल में किया जा सकता था। समुद्र के ऊपर उड़ते समय यदि जहाज किसी कारणवश क्रैश होकर पानी में गिर जाए तो जैसे ही ये पैलेट पानी के संपर्क में आता था, जैकेट तुरंत घुल जाती थी और हाइड्रोजन निकलना शुरू हो जाती थी, जिससे हाइड्रोजन बचाव के साधनों को फुलाने लग जाता था। इनमें शामिल थे लाइफ बोट, लाइफ जैकेट और एंटीना वाला बैलून। लिथियम यौगिकों में अपार जल अवचूषण की क्षमता होने के कारण इनका विस्तृत उपयोग पनडुब्बियों, हवाई जहाजों के रेस्पिरेटरों और कंडीशनरों में हवा की सफाई के लिए किया जाता है। लिथियम के औद्योगिक उपयोग का प्रथम प्रयास 20वीं शताब्दी में शुरू किया गया था। इससे पहले करीब 100 साल तक इसका प्रयोग मुख्य तौर पर गाउट के इलाज के लिए किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी को औद्योगिक प्रयोग के लिए टिन की बहुत सख्त जरूरत थी। देश में ऐसा कच्चा माल नहीं था जिससे टिन प्राप्त किया जा सके, इसलिए वैज्ञानिकों को इसके बदले में जल्दी से दूसरी धातु की खोज करनी पड़ी। लिथियम ने उनकी समस्या पूरी तरह हल कर दी। एक लेड और लिथियम एलॉय बेहतरीन घर्षण रोधी धातु सिद्ध हुआ। इसका नाम बाहन धातु यानी बाहन मेटल रखा गया था। तब से तकनीकी कार्यों में विभिन्न लिथियम एलॉय लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कॉपर, जिंक और सिल्वर के एलॉय। एक अन्य हल्की धातु मैग्नीशियम के साथ भी लिथियम के एलॉय बहुत ही उपयोगी माने जा रहे हैं। मैग्नीशियम में बहुत सारी उपयोगी विशेषताएं तो हैं ही, निर्माण कार्यों में इसके प्रयोग की बात बहुत ही खास है। वे बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। एक लिथियम मैग्नीशियम एलॉय जिसमें लिथियम की मात्रा 50% से अधिक हो, जल से हल्का होता है। इस प्रकार के संयोजन से कई एलॉय बनाए गए हैं। धातु विशेषज्ञ ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करने का प्रयास करते रहे हैं जिसकी बदौलत लिथियम के एलॉय देर तक बने रहे। सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के अंतर्गत बाइकोव नामक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इस समस्या के हल में सफल हुए। उन्होंने वैक्यूम इलेक्ट्रिक मेल्टिंग फर्नेस में निष्क्रिय गैस आर्गन की मदद से लिथियम और मैग्नीशियम का एलॉय बनाया, जो वायु में धुंधला नहीं हुआ और न ही जल में डूबा। एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन में लिथियम एक प्रकर्मी उत्प्रेरक यानी एक्टिवेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहले जो क्षारीय बैटरियां बनाई जाती थी, उनके विद्युत विश्लेषक में केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन जैसे ही इसमें लिथियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा मिलाई गई तो बैटरियों की कार्य अवधि 3 गुना बढ़ गई। इसके साथ ही बैटरियों की तापीय परास क्षमता यानी थर्मल रेंज कैपेसिटी भी काफी ज्यादा हो गई। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो रही थी और 0 से 20 डिग्री नीचे तक तापमान जाने के बावजूद भी ये सही सलामत रही। एक लिथियम रहित उत्पाद में इतने ज्यादा या कम ताप को सहने की क्षमता नहीं होती। हाल ही में जापान में हाथ की घड़ियों के लिए ऐसे सेल बनाए गए हैं। इन सेलों के एनोड बनाने में भी लिथियम का प्रयोग किया गया, जिसका वजन केवल 34 माइक्रोन है। ये एनोड मनुष्य के बाल से भी बारीक है और एक सेल से घड़ी 200 से 300 घंटे तक चल सकती है। कुछ कार्बनिक लिथियम यौगिकों जैसे स्टीयरेट, पामेट भौतिक गुण विस्तृत
ताप परिसरण में वैसे के वैसे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका प्रयोग सैनिक मशीनों के लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के रूप में किया जा रहा है। ये लिथियम युक्त स्नेहक ही तो हैं, जिसकी वजह से एंटार्कटिक महाद्वीप में भारी जीपें ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंच जाती हैं जहां तापमान 0 से नीचे 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लिथियम स्नेहक कारों में भी बहुत विश्वसनीय सिद्ध हुए हैं। साधारण कांच जल में घुल जाता है। ये बात जरूर है कि वो चीनी की तरह तेजी से नहीं घुलता, पर घुलता जरूर है। एक अत्याधुनिक तुला ये बताती है कि गर्म चाय के हर गिलास के साथ हम 1/1000 ग्राम कांच खा लेते हैं, लेकिन कांच बनाते समय अगर उसमें लैंथेनम, जिरकोनियम और लिथियम के लवण मिला दिए जाएं, तो उसकी विलेयता 100 गुना तक कम हो जाती है। इस तरह के कांच पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड तक का भी कोई असर नहीं होगा। कांच के उत्पादन में लिथियम की उपयोगिता केवल कांच की विलेयता कम करने तक सीमित नहीं रही है। लिथियम से रूपांतरित कांच में महत्वपूर्ण ऑप्टिकल गुण होते हैं। टेलीविजन ट्यूब के कांच में लिथियम विशेष रूप से मिलाया जाता है। अगर एक साधारण विंडो ग्लास के ऊपर लिथियम के लवणों का घोल लगा दिया जाए, उस पर एक घनी संरक्षी परत जम जाएगी जो ग्लास की मजबूती को 2 गुना कर देगी। उच्च तापमानों का भी अब इस ग्लास पर कोई असर नहीं होगा। लिथियम की बहुत थोड़ी मात्रा यानी आधे से 1.5% मिलाकर ही कांच की ढलाई का तापमान काफी कम किया जा सकता है। प्राचीन काल से ओस की बूंद को पारदर्शिता का प्रतीक माना जाता है, परंतु आधुनिक टेक्नोलॉजी में सिर्फ ओस की बूंद जैसे पारदर्शक कांच से काम नहीं चलता। आज ऐसे प्रकाशिकीय चीजों की जरूरत है जो प्रकाश की दृश्य और अदृश्य दोनों तरह की किरणों को प्रेषित कर सके, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणें। साधारण टेलीस्कोपों से स्पेस साइंटिस्ट यानी खगोलज्ञ दूरस्थ मंदाकिनी के विकिरण का अध्ययन नहीं कर सकते। लिथियम फ्लोराइड में पराबैंगनी किरणों की पारदर्शिता अधिक होती है। लिथियम फ्लोराइड के मोनोक्रिस्टलों से बने लेंस खगोल वैज्ञानिकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनकी सहायता से वे ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता चला सके हैं। कुछ विशेष प्रकार के ग्लेज, इनेमल, पेंट, बढ़िया किस्म की चीनी मिट्टी और फैंस के उत्पादन में लिथियम बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। वस्त्र उद्योग में लिथियम के कुछ यौगिक कपड़ों के श्वेतन, रंगबंधन और रंजन में प्रयोग किए जाते हैं। लिथियम लवणों की बदौलत आतिशबाजी की गोलियां और गोले अपने पीछे एक चमकीला हरे नीले रंग का निशान छोड़ जाते हैं। इस प्रयोग द्वारा लिथियम के पायरोटेक्निकल गुणों का प्रदर्शन किया जा सकता है। चीनी की एक डली को ले लें, उसे आग से जलाने की कोशिश करें, डली पिघलनी शुरू तो हो जाएगी लेकिन जलेगी नहीं। लेकिन जलाने से पहले अगर इस डली पर तंबाकू की राख लगा दी जाए तो वो बड़ी सरलता से जलने लगेगी और जलते समय एक अति सुंदर नीली ज्वाला भी निकालेगी। यही वजह है कि बहुत सारे पौधों की तरह तंबाकू में भी लिथियम की काफी मात्रा होती है और जिस समय तंबाकू की पत्तियां जलती हैं, कुछ लिथियम यौगिक राख में रह जाते हैं, जिस कारण चीनी की डली में से नीली ज्वाला निकलने शुरू हो जाती है।